हेलो फ्रेंड, वैसे तो आप बहुत सारा हॉरर स्टोरी सुने होंगे, मतलब कि डरावनी कहानी बहुत सारा सुने होंगे। मगर जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये कुछ ज़्यादा ही डरावना है। अगर आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो अपना फीलिंग लेके सुने और हेडफोन लगा के सुने, ताकि आपको ये कहानी सुनने में अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये स्टोरी, तो आप कमेंट करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। नवंबर 2018 में सलीम, उसकी पत्नी नाजिया और उनकी बेटी सायरा एक रात की बस यात्रा पर थे, जब अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बस जंगल के बीच में रुक गई और सायरा ने कहा कि एक सफेद कपड़े वाला आदमी उन्हें देख रहा है। ड्राइवर ने भी एक रहस्यमय आदमी को देखने का दावा किया, जिससे सभी यात्री भयभीत हो गए। जैसे जैसे रात बढ़ी, बस में खौफनाक घटनाएं और आवाजें सुनाई देने लगीं, जिससे सलीम और उसके परिवार को यकीन हो गया कि कुछ अनजाना उनके चारों ओर है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था जितना उस रात हुआ। ये बात नवंबर में हुई थी, 2018 की है। मैं, सलीम, अपनी पत्नी नाजिया और हमारी 6 साल की बेटी सायरा के साथ गोवा से मुंबई जाने वाली एक रात की बस में सफर कर रहा था। हमने यह यात्रा खास तौर पर एक शादी में शामिल होने के लिए प्लान की थी। गोवा में दिन भर घूमने के बाद हम थक चुके थे और इस सफर में आराम करने की उम्मीद कर रहे थे। बस में हमारी सीटें पिछली तरफ थीं। चारों तरफ लोग थे, कुछ सो रहे थे, कुछ धीमी आवाज में बच्चे सब बातें ना कर रखा रहे थे। होगा। नाजिया ने सायरा को अपनी गोद में सुला दिया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। बाहर गहरी रात थी, हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थीं। मैं भी अपनी सीट पर टेक लगाकर आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 1 बजे का वक्त था। बस एक घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। अचानक बस के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। बस में बैठे सभी लोग झटके से आगे की ओर झुके। क्या हुआ? मैंने पूछा। ड्राइवर की आवाज सुनाई दी। सामने कोई जानवर था शायद, पर खिड़की से देखने पर कुछ। बस का दरवाजा खुला था और तभी एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई अंदर आया हो। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। यात्रियों में से एक लड़के ने मोबाइल का टॉर्च जलाया। उसने बस के अंदर चारों ओर रोशनी डाली। किसी को कुछ नहीं दिखा। रफीक चाचा ने एक लंबी सांस ली और कहा, सलीम बेटा, ये जगह ऐसी है जहां रात को रुकना अच्छा नहीं। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तभी अचानक से सायरा ने मेरी बांह पकड़कर कहा, वो आदमी फिर से आ गया। इस बार वो मुस्कुरा रहा है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। नाजिया अब लगभग रोने लगी थी। अचानक बस के अंदर की लाइट जलने बुझने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्विच के साथ छेड़छाड़ की हो। कंडक्टर ने डरते हुए कहा, हम सबको मिलकर नीचे उतरना चाहिए। लेकिन कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी पीछे बैठे एक लड़के ने कहा, भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे बस के बाहर कोई बार बार घूम रहा है। मैंने एक परछाई देखी है। उसकी बात सुनकर सभी का दिल धड़कने लगा। घड़ी में 2:30 चुके थे। बस के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी और तभी बस का इंजन अचानक अपने आप स्टार्ट हो गया। ड्राइवर और कंडक्टर बस में वापस दौड़ते हुए चढ़े और बिना कुछ कहे बस को चलाने लगे। बस के अंदर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबके चेहरे पर डर साफ था, पर एक सवाल सबके दिल में था, क्या सच में बस में अब सिर्फ वही लोग थे जो चढ़े थे? बस के इंजन की आवाज अब तक हमें राहत देती थी, लेकिन इस बार ये डर पैदा कर रही थी। ड्राइवर ने स्पीड तेज कर दी थी और बस हिचकोले खाते हुए घुमावदार सड़कों पर दौड़ रही थी। बाहर गहरा जंगल और बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिर रही थीं। घड़ी अब 2:45 दिखा रही थी। बस के अंदर हर किसी का चेहरा सफेद पड़ा था। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सायरा की हालत और बिगड़ने लगी थी। वो बार बार कह रही थी, पापा, वो आदमी फिर दिख रहा है, अब बस के अंदर है। उसकी बात सुनकर मेरी धड़कन रुकने सी लगी। मैंने इधर उधर देखा,
लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। नाजिया ने सायरा को गले से लगा लिया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। तभी ड्राइवर ने एक तेज आवाज में चिल्लाया, कौन है? बस रुक चुकी थी। ड्राइवर की निगाहें रियर व्यू मिरर पर टिकी हुई थीं। मैंने भी मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ साफ नहीं दिखा। तभी पीछे की तरफ बैठा एक लड़का घबराते हुए चिल्लाया, भाई पीछे कुछ है, मैंने किसी को हिलते हुए देखा। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पलटकर देखने की। नाजिया ने धीरे से मेरे हाथ को पकड़कर कहा, सलीम, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। घड़ी में 3 बजाने वाले थे। ड्राइवर ने बस फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन बस का इंजन बार बार बंद हो रहा था। बाहर की खिड़की से सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ नजर आ रहे थे, जो बारिश में भीगे हुए एक अजीब सी परछाई बना रहे थे। तभी कंडक्टर ने झिझकते हुए कहा, भाई साहब, हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? ये इलाका अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ पर। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सायरा ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, पापा, वो आदमी अब खड़ा नहीं है, वो चलने लगा है, हमारी तरफ आ रहा है। उसकी इस बात ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ दिया। मैंने बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी बस की लाइट्स एक बार फिर जलने और बुझने लगी। यात्रियों में से कुछ ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। रफीक चाचा, जो अब तक शांत थे, धीरे से बोले, सलीम बेटा, मुझे लगता है कि यह जगह हमारे लिए नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ड्राइवर ने हिम्मत जुटाकर बस स्टार्ट की और इस बार बस ने स्पीड पकड़ ली। अब बस के अंदर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। सभी यात्रियों ने पलटकर देखा। एक महिला, जिसकी गोद में बच्चा था, उसने डरते हुए कहा, मेरा बच्चा तो सो रहा है, ये आवाज किसकी है? रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे बीच में खड़ा होकर रो रहा हो। रफीक चाचा ने अपने बैग से एक ताबीज निकाला और बुदबुदाने लगे, लेकिन इससे भी माहौल शांत नहीं हुआ। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, अब मैं इस बस को नहीं रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। घड़ी में 3:30 हो चुके थे। बस अब एक सुनसान गांव के पास से गुजर रही थी। वहां एक भी घर में रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सोया हुआ हो या पूरी तरह खाली हो। एक यात्री ने कहा, भाई, यहाँ कुछ गलत है, मैंने इस इलाके को पहले कभी नहीं देखा। ड्राइवर ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इस सड़क पर कभी ऐसा गांव नहीं देखा। उसकी यह बात सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। बस के चारों ओर अब गहरा सन्नाटा था। अचानक बस के ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। सभी यात्री डर के मारे अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। बस रुक गई और हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। कंडक्टर ने डरते हुए कहा, मैंने ऊपर कुछ चलते हुए देखा, हमें बस से बाहर निकलना होगा। नाजिया ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। क्या करें सलीम? उसने पूछा, लेकिन मैं खुद असमंजस में था। तभी सायरा ने कहा, वो आदमी अब सामने खड़ा है, वो मुस्कुरा रहा है। सभी ने बस के सामने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, बस अंधेरा। ड्राइवर ने कांपते हुए बस के गियर में हाथ डाला, लेकिन इंजन बंद हो गया। घड़ी में 3:45 का समय हो चुका था। बाहर का घना अंधेरा अब और भी भारी लगने लगा था। सड़कों पर कोई रोशनी नहीं थी और जंगल की छायाएं बस की खिड़कियों पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं। सायरा चुपचाप नाजिया की गोद में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार आगे की ओर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ देख रही हो, जो हम में से कोई और नहीं देख पा रहा था। वो आदमी अब बस के पास है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। बस के अंदर बैठे यात्रियों के चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। रफीक चाचा ने धीरे से कहा, सलीम बेटा, मैंने सुना है कि इस इलाके में अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, हम सभी को एक साथ रहना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं और भी बेचैन हो गया। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। बाहर से अब अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई तेजी से झाड़ियों में चल रहा हो। एक महिला यात्री, जो अब तक शांत थी,
जोर से चीख पड़ी। उसने कहा, मैंने खिड़की के बाहर किसी को खड़े देखा। वो बस हमें घूर रहा था। डर की लहर पूरे बस में दौड़ गई। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। केवल पेड़, अंधेरा और ठंडी हवा। सड़क और बस के आसपास की जगह, यह सड़क कोई मुख्य हाईवे नहीं थी। यह एक पुराना, कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता था जो गोवा से कोंकण की ओर जाता था। बस के ड्राइवर ने शॉर्टकट लेने की बात कही थी, लेकिन यह शॉर्टकट अब एक भूल भुलैया बन चुका था। यह इलाका सुनसान था और पिछले आधे घंटे से हमने किसी दूसरी गाड़ी या इंसान को नहीं देखा था। सायरा ने एक बार फिर धीरे से कहा, पापा, वो अब बस के अंदर आने वाला है। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि अब सिर्फ इंतजार करना ही बाकी है। तभी बस की छत से तेज धमाके की आवाज आई। सभी यात्री अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बाहर जाकर देखे। कंडक्टर ने डरते हुए कहा, भाई साहब, ये बस हमें छोड़कर आगे नहीं बढ़ेगी। ड्राइवर ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, सबको और डरा मत। अजीबोगरीब घटनाएं शुरू होती हैं। रफीक चाचा, जो सबसे बुजुर्ग थे, अपने बैग से पानी की एक बोतल निकालकर अपने चेहरे पर छिड़कने लगे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। उन्होंने कहा, यह जगह हमारे लिए नहीं बनी है। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलने की कोशिश करो। लेकिन तभी बस की खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से थपकी दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि सारा माहौल गूंज उठा। नाजिया ने मुझे कसकर पकड़ लिया। सलीम, ये क्या हो रहा है? सायरा ने खामोशी तोड़ी। उसने कहा, पापा, वो अब बस के अंदर आ गया है। उसकी बात सुनकर हर कोई अपनी सीट पर जम सा गया। बस के अंदर एक ठंडी हवा चलने लगी, जो किसी सामान्य एसी की हवा से बिल्कुल अलग थी। यह हवा ऐसी थी जो शरीर को सुन्न कर दे। एक और यात्री की चीख अचानक पीछे बैठे एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं अब यहां नहीं रह सकता। वह अपनी सीट से उठकर बस का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया हो। वह जोर से धक्का मार रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी बस की छत से एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा और भारी इंसान बस के ऊपर चल रहा हो। हर कदम के साथ बस थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। कंडक्टर ने रोते हुए कहा, यह कोई इंसान नहीं हो सकता, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। रफीक चाचा ने अपने हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। सायरा ने मुझे देखा और कहा, पापा, वो अब हमें देखने आया है। उसकी आंखें खिड़की की तरफ देख रही थीं। मैंने बाहर झांकने की हिम्मत की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। घड़ी का वक्त और बढ़ता डर। घड़ी अब 4 बजाने वाली थी। बाहर अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। बारिश तेज हो गई थी और बस के शीशों पर पानी की बूंदें बह रही थीं। ड्राइवर ने एक आखिरी बार कोशिश की और इंजन को स्टार्ट किया। इस बार बस ने चलना शुरू कर दिया। यात्रियों में थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी सायरा ने एक बार फिर कहा, वो आदमी अब हमारी बस के साथ साथ चल रहा है। ड्राइवर ने बस की स्पीड बढ़ा दी। अब बस 80 से 90 की रफ्तार से घुमावदार और पतली सड़क पर दौड़ रही थी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बस की खिड़कियों पर पानी के गिरते बूंदों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। घड़ी ने 4 बजाने का संकेत दिया, लेकिन बाहर अभी भी गहरा अंधेरा था। सायरा की बात ने हर किसी को खामोश कर दिया। वो आदमी अब हमारी बस के साथ साथ चल रहा है, उसने कहा। मैं अपने पूरे साहस के साथ खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था, मगर अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ पानी के बहाव और झाड़ी। तुम बस थकान महसूस कर रहे हो, कुछ नहीं है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अगले आधे घंटे तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी रात को कभी ना भूलने वाली बना दिया। बस के अंदर अचानक ठंडक बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऐसी फुल स्पीड पर चालू कर दिया हो, जबकि बस में ऐसी चल ही नहीं रहा था। सायरा अचानक नींद से जाग गई और रोने लगी। उसने कहा, अम्मी, वो आदमी मुझे देख रहा है। नाजिया और मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की। कौन आदमी बेटा? यहाँ तो कोई नहीं है, मैंने कहा। सायरा ने खिड़की की ओर इशारा किया। मैंने बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। नाजिया भी थोड़ा डर गई। तभी ड्राइवर ने फिर से ब्रेक लगाया, इस बार और जोर से। सभी यात्री घबरा गए। क्या हुआ अब? किसी ने पूछा। ड्राइवर ने कांपती हुई आवाज में कहा,
सामने एक आदमी खड़ा था, लेकिन वो गायब हो गया। बस में एक सन्नाटा छा गया। ड्राइवर ने कुछ पल रुककर बस चलाने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। चारों तरफ जंगल और घना अंधेरा था। यात्रियों के बीच हलचल मच गई। कुछ लोग उतरकर बस के बाहर देखने लगे, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी सायरा ने फिर कहा, वो आदमी अंदर आ गया है। ये सुनकर मैं और नाजिया सकते में आ गए। सायरा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया और नाजिया ने कांपते हुए खिड़की के बाहर देखा, पर कुछ नहीं था। सायरा ने धीमे स्वर में कहा, पापा, वो आदमी हमें देख रहा है। उसने सफेद कपड़े पहने हैं। सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बस के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। समय करीब 1:45 का हो चुका था। यात्री धीरे धीरे शांत हो रहे थे, लेकिन हर कोई कुछ अजीब महसूस कर रहा था। बस अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर बाहर उतरकर इंजन देखने गए। बाहर का घना जंगल पूरी तरह शांत था। यहाँ तक कि झींगुरों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सायरा को ध्यान से देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं, जैसे कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। मैंने उससे पूछा, बेटा, क्या तुमने कुछ और देखा? उसने धीरे से सिर हिलाया। वो आदमी हमें बस के बाहर खड़ा होकर देख रहा था और फिर वो गायब हो गया। नाजिया ने सहमते हुए कहा, सलीम, ये बच्ची सिर्फ डरी हुई है। हो सकता है उसे सपना आया हो। लेकिन उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास नहीं था। तभी बस में बैठे एक बुजुर्ग आदमी, जिनका नाम रफीक चाचा था, उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इलाका थोड़ा अजीब है, पर हम सभी सुरक्षित हैं। उनके शब्दों ने थोड़ी राहत दी, लेकिन माहौल अभी भी बोझिल था। करीब 2 बजे का वक्त था। अचानक बस के पीछे की खिड़की पर जोर से थपथपाने की आवाज आई। सबने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इस बार बस के सारे यात्री डर गए। एक महिला, जिसकी गोद में छोटा बच्चा था, जोर से रोने लगी। कंडक्टर वापस आया और घबराकर कहा, ड्राइवर ने कहा कि वो यहाँ और नहीं रुकेगा, पर बस स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैंने रफीक चाचा की तरफ देखा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने पहले भी इस इलाके के बारे में सुना है। यहाँ कोई गाड़ी लंबे समय तक नहीं रुक सकती। मैं उनके शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि एक और आवाज आई। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई बस के ऊपर चल रहा हो।